सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसकी बुद्धि ने एक मामूली लड़के को सम्राट बना दिया और जिसके इरादों ने एक पूरे साम्राज्य को खड़ा कर दिया। जी हाँ, वो नाम है चाणक्य। आज हम उन्हीं की कहानी में उतरेंगे। पर सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? क्या ये सच हो सकता है कि सिर्फ एक अपमान एक पूरे साम्राज्य की नींव रख दे? बड़ा दिलचस्प सवाल है ना? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है खुद चाणक्य से। वैसे इनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, ये कोई मामूली टीचर नहीं थे। सोचिए, करीब 350 ईसा पूर्व में उस जमाने की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तक्षशिला, वहाँ के ये आचार्य थे। जितने मशहूर अपनी काबिलियत के लिए थे, उतने ही अपने कड़क स्वभाव के लिए भी जाने जाते थे। कहते हैं बचपन से ही उनका दिमाग एकदम तेज था और सोच बिल्कुल साफ। पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक्स, इन सब के तो वो मास्टर थे। और यही सारा ज्ञान, यही सारी समझ उन्होंने आगे चलकर दी अपने शिष्य, जो बने भविष्य के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। वो सिर्फ उनके गुरु ही नहीं थे, बल्कि एक गाइड भी थे। तो अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जिसने सच में इतिहास की दिशा ही बदल दी। देखिए, उस वक्त मगध पर नंद वंश का राज था और गद्दी पर कौन बैठा था? राजा धनानंद। अब ये राजा ताकतवर तो बहुत था, पर उससे कहीं ज्यादा घमंडी था और अपनी ही जनता पर जुल्म करता था। तो हुआ ये कि एक दिन चाणक्य पहुंच गए धनानंद के दरबार में, और वहां सबके सामने भरे दरबार में उन्होंने राजा के जुल्म और करप्शन के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई। मतलब बिना किसी डर के सीधे सीधे राजा को ही आईना दिखा दिया कि वो क्या गलतियां कर रहा है। अब धनानंद जैसे घमंडी राजा से सच कहाँ सुना जाता है। वो तो गुस्से से एकदम आग बबूला हो गया और उसने सबके सामने चाणक्य की बेइज्जती की और उन्हें दरबार से बाहर फेंकवा दिया। बस यही वो पल था, यही वो अपमान था जो सिर्फ चाणक्य के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। दरबार से निकाले जाने का वो गुस्सा, वो बेइज्जती चाणक्य के अंदर आग की तरह जल रही थी। और उसी आग में उन्होंने एक जबरदस्त कसम खाई। उन्होंने अपनी शिखा, मतलब अपनी चोटी खोल दी और कहा, जब तक मैं इस नंद वंश को जड़ से खत्म नहीं कर देता, तब तक अपनी ये चोटी नहीं बांधूंगा। ये सिर्फ एक गुस्से में कही बात नहीं थी, ये एक ऐलान था, नंद वंश के खात्मे का ऐलान। तो अब चाणक्य के सामने सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी कसम को पूरा करना। पर यह काम अकेले तो हो नहीं सकता था। उन्हें जरूरत थी एक ऐसे काबिल इंसान की जो इस बड़े मिशन में उनका साथ दे सके, जो नंद वंश की ताकत को चुनौती दे सके। और इसी खोज में एक दिन चाणक्य की नजर एक लड़के पर पड़ी, एक बहुत ही खास लड़का जिसका नाम था चंद्रगुप्त। उस बच्चे में कुछ तो बात थी। चाणक्य ने उसकी आंखों में एक लीडर की चमक देखी, हिम्मत देखी और एक राजा वाला दिमाग देखा। बस चाणक्य को पता चल गया कि उन्हें अपना होने वाला सम्राट मिल गया है। तो चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर सीधे तक्षशिला गए और वहां उन्होंने पर्सनली उस लड़के को तैयार करना शुरू किया, एक सम्राट बनने के लिए। पॉलिटिक्स से लेकर लड़ाई की कला, सरकार कैसे चलानी है, डिप्लोमेसी क्या होती है, सब कुछ सिखाया। मतलब एक परफेक्ट शासक बनने की पूरी ट्रेनिंग दी। जब चंद्रगुप्त की ट्रेनिंग पूरी हो गई तो गुरु और चेले दोनों ने मिलकर नंद वंश के खिलाफ अपना मिशन शुरू कर दिया। लेकिन कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। आप शायद ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अपनी पहली कोशिश में वो बुरी तरह फेल हो गए। लेकिन चाणक्य हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने इस हार से एक बहुत जरूरी सबक सीखा। उन्हें समझ आया कि सीधे साम्राज्य के सेंटर पर, यानी राजधानी पर हमला करना एक बड़ी भूल थी। और यहीं से निकली उनकी वो मशहूर पॉलिसी कि पेड़ को काटना हो तो जड़ से नहीं, पहले उसकी डालिया से काटा जाता है। और बस यही बात उनकी नई स्ट्रैटेजी का बेस बन गई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक एक करके बॉर्डर के राज्यों को जीतना शुरू किया। इससे क्या हुआ? नंद साम्राज्य की ताकत कमजोर पड़ने लगी। उन्होंने लोगों का सपोर्ट जीता और फिर जब नंद साम्राज्य चारों तरफ से घिर गया और कमजोर हो गया, तब जाकर उन्होंने राजधानी पर आखिरी हमला किया। और ये स्ट्रैटेजी ये काम कर गई। इसी जबरदस्त रणनीति के दम पर चाणक्य और चंद्रगुप्त ने आखिरकार धनानंद को हरा ही दिया। एक बेइज्जती का बदला पूरा हुआ, नंदवंश का खात्मा हुआ और भारत के इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य की बुनियाद रखी गई। लेकिन रुकिए,
कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। देखिए, एक एम्पायर खड़ा करना एक बात है और उसे चलाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो जब चंद्रगुप्त सम्राट बने तो चाणक्य बने उनके प्राइम मिनिस्टर यानी महामात्य, और उन्होंने पूरे साम्राज्य को चलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। और इसी दौरान उन्होंने अपने सारे ज्ञान को, अपने सारे एक्सपीरियंस को एक किताब में लिखा। एक ऐसी किताब जिसे आज पूरी दुनिया अर्थशास्त्र के नाम से जानती है। और ये मत सोचिए कि ये कोई आम किताब है, ये तो गवर्नेंस, इकोनॉमिक पॉलिसी और मिलिट्री स्ट्रैटेजी की पूरी एनसाइक्लोपीडिया है। प्राइम मिनिस्टर रहते हुए चाणक्य ने मौर्य एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, जस्टिस सिस्टम और यहाँ तक कि जासूसी नेटवर्क को भी चट्टान की तरह मजबूत बना दिया। और अपने इन्हीं प्रैक्टिकल आइडियाज और नॉलेज को उन्होंने अपनी किताब अर्थशास्त्र में जगह दी। इस किताब में क्या कुछ नहीं है। सरकार चलाने से लेकर टैक्स सिस्टम तक, मिलिट्री और वॉर पॉलिसी से लेकर जासूसी नेटवर्क तक, डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक्स, हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। सच कहूं तो ये किसी भी देश को चलाने के लिए एक कंप्लीट गाइड बुक है। और सबसे कमाल की बात क्या है जानते हैं? ये किताब जो लगभग 2300 साल पुरानी है, आज भी मॉडर्न पॉलिटिक्स और मैनेजमेंट की दुनिया में एक तरह से बेसिक गाइड मानी जाती है। मतलब इसकी बातें आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं जितनी तब थीं। और फिर कहानी का आखिरी चैप्टर आता है। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में सम्राट चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया और अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया। और उनके ठीक पीछे उनके गुरु चाणक्य ने भी पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया। सोचिए, जिस पावर को इतनी मेहनत से हासिल किया, उसे आखिर में कितनी आसानी से छोड़ भी दिया। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं, क्या चाणक्य की पॉलिसीज, उनकी डिप्लोमेसी, उनके सिखाए हुए सिद्धांत आज की दुनिया में भी उतनी ही काम के हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।